प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं इंद्र सिंह काजला, इकोनॉमिक्स लेक्चरर फ्रॉम गंगानगर। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला जो अपना उपभोक्ता का संतुलन था उससे हम आज आगे बढ़ेंगे और आज अपना तीसरा लेसन की हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है मांग की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में हम जानेंगे कि मांग क्या है, कितने प्रकार की ये मांग होती है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग का नियम क्या है, ये किसने दिया, ये तमाम बातों को हम सीखने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मांग की अवधारणा में मांग यानी डिमांड क्या है, वो चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे कि मांग होती क्या है और ये जो मांग है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो सबसे पहले मांग को देखेंगे कि मांग क्या है। तो मांग के 3 तत्व बताए गए हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग करें तो उसमें 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक पहला तत्व होता है आवश्यकता। हम तभी करेंगे किसी वस्तु की मांग जब हमको उस वस्तु की आवश्यकता होगी, तो ही उसकी मांग हम करेंगे। दूसरा तत्व हमारा है मुद्रा यानी मनी, यानी उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता के पास यदि आय है, मुद्रा है, तो ही वह वस्तु की मांग करेगा। तीसरी जो इसमें है वो इच्छा, डिजायर उसकी, यानी वस्तु खरीदने की इच्छा कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। ये 3 तत्व मिलकर मांग को बनाते हैं। यदि बात करें हम बाजार में जाएं, हमें कोई वस्तु की आवश्यकता है, बिल्कुल हमें बाजार में देखिए आवश्यकता तो है और हमारे पास मुद्रा भी है, लेकिन हमारी उस वस्तु खरीदने की इच्छा नहीं है तो हमारी मांग बिल्कुल नहीं होगी। यदि इच्छा है, आवश्यकता है और यदि मुद्रा नहीं है तो भी उस वस्तु की मांग नहीं होगी। तो मांग में तीनों तत्व क्या है, शामिल हैं, आवश्यकता, मुद्रा और इच्छा। और मांग जो है वो स्थान, समय और कीमत, एक कीमत और है, वस्तु की कीमत जो है ना, इसका मांग से बहुत ज़्यादा संबंध है। इसके बारे में हम खूब पढ़ेंगे आगे जाके। कीमत किसे कहते हैं, पहली बात तो प्राइस क्या है ये चीज़ दिखाई बताई। तो मांग प्रति इकाई समय, इतने शब्दों में हम समझ सकते हैं। मांग प्रति इकाई समय यानी उस किसी एक वस्तु की इकाई की उस समय जो मांग है वही उसकी क्या होती है, कीमत होती है किसी चीज की। तो कीमत का मांग से बड़ा संबंध है, जो आगे जाके मांग वक्र पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कीमत में सीमांत उपयोगिता का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि कोई वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही निर्धारित होती है। मार्केट में जितनी उसकी उपयोगिता होगी उस वस्तु की कीमत उतनी ही रखी जाएगी। जिसकी ज़्यादा उपयोगिता होगी उसकी ज़्यादा कीमत रखी जाएगी, जिसकी उपयोगिता कम होगी उसकी कम कीमत रखी जाएगी। तो कीमत के बारे में भी इसका अच्छा संबंध है मांग से। तो हम यानी जिस नियत समय में दी गई कीमत पर वस्तु की मात्रा कितनी वो खरीदेगा, ये मांग होती है। नियत समय पर दी गई कीमत दी हुई होती है वस्तु, वो कितनी मात्रा खरीदेगा, ये मांग की परिभाषा है। इसे कहते हैं मांग। यानी समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे समय की बात है, स्थान, समय और कीमत, 3 चीज बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की मांग यहाँ गंगानगर में, अब इस समय कुछ ही होगी और उधर चूरू में कुछ ही हो सकती है, यानी अंतर होगा, स्थान को लेके होगा, समय को लेके होगा और कीमत प्रभावित करती है। तो ये मांग को निर्धारित करते हैं और किसी नियत समय पर दी गई कीमत पे किसी वस्तु की कितनी मात्रा उपभोक्ता खरीदेगा वो उसकी क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। अब इससे आगे चले, मांग अनुसूची बनाएंगे हम। तो मांग अनुसूची में 2 प्रकार की मांगे हम पढ़ने को मिलेंगे। एक व्यक्तिगत मांग जिसे पर्सनल डिमांड कहते हैं, और एक दूसरी है बाजार मांग जिसे मार्केट डिमांड कहते हैं। पर्सनल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मांग करता है, वो तो उसकी पर्सनल मांग होगी। कोई एक व्यक्ति बाजार में गया, उसने कितनी मांग की वस्तु की, वो उसकी क्या होगी, पर्सनल।
और एक उपभोक्ता को लेंगे। बाजार मांग का मतलब होता है कि बाजार में एक से ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं, कई प्रकार के लोग जाते हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तु की क्या करते हैं, मांग, और वो सारी मांग यदि जोड़ दी जाए, जैसे यहाँ हम दो का उदाहरण लें, ए और बी का, यहाँ तो सिर्फ ए ही होगा व्यक्तिगत मांग में तो, और यहाँ ए और बी का यदि उदाहरण लें, दो ही ले लें या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन सभी की मांग को यदि हम जोड़ देंगे तो उसे कहेंगे बाजार मांग। इस प्रकार से मांग अनुसूची दो प्रकार से बनाएंगे, व्यक्तिगत मांग होगी, बाजार मांग होगी। अब इसको हम अलग अलग समझें तो व्यक्तिगत मांग में हम एक मांग वक्र बनाएंगे, डिमांड कर्व। मांग वक्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा समझेंगे और फिर इसको बनाएंगे और फिर बाजार मांग वक्र भी हम बनाएंगे। तो व्यक्तिगत मांग के आधार पर किस प्रकार बाजार मांग वक्र भी बनता है वो डायग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मांग वक्र क्या होता है, यानी डिमांड कर्व किसे कहते हैं, ये समझेंगे, उसके बाद उसकी मांग वक्र बनाएंगे। तो वस्तु की मांग मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा साथ में आए, वस्तु और सेवाओं की मांग मात्रा और उसकी कीमत विपरीत संबंध होता है, यानी इनवर्स, प्रतिलोम कह दो, प्रतिलोम विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब किसी वस्तु की यदि कीमत कम है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और यदि कीमत ज्यादा है तो उस वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये निश्चित है क्योंकि निर्धारित जो है उपभोक्ता का व्यवहार है ये कि जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसको वो कम मात्रा में खरीदेगा और जिसकी कीमत कम होगी तो वो उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। और इसी आधार पे हम क्या करेंगे, एक मांग वक्र जो है तैयार करेंगे। उससे पहले मांग वक्र तैयार करने से पहले हम ये व्यक्तिगत मांग बाजार मांग को बाद में देखेंगे। इससे पहले मांग फलन क्या होता है वो देखेंगे कि मांग फलन यानी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अर्थशास्त्र में यदि कोई परिभाषा हम देते हैं तो एक चीज हम रखते हैं कि अन्य बातों को स्थिर रखते हुए, ठीक है, अन्य बातों को स्थिर रखते हुए फिर उसकी परिभाषा दी जाती है। जैसे मांग का नियम पढ़ेंगे तो इसमें पहले ये हमें शर्त रखनी पड़ेगी कि अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए। तो मांग फलन देखिए dx, डी का डिमांड और x वस्तु की मांग होगी, ds बराबर f यानी फलन है, किसका फलन है देखिए आप, px यानी वस्तु की स्वयं की कीमत, p1 p2 यानी अन्य वस्तु की कीमतें, अन्य वस्तु में दो वस्तुएं हम पढ़ेंगे, पूर्व वस्तु में स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है। तो उन वस्तु की कीमतें जो मांग को निर्धारित करती है। यहाँ y का मतलब है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। उसके बाद t का यह मतलब है उपभोक्ता की रुचि या पसंद, e का मतलब है भविष्य में होने वाली कीमत प्रत्याशाएं, यानी कीमत बदलती है, कम होती है भविष्य में, तो उनकी प्रत्याशा को ई से व्यक्त किया गया है। तो ये जो है ना मांग फलन तैयार हो जाएगा, dx यानी बराबर f फलन है, px वस्तु की स्वयं की कीमत, p1 p2 अन्य वस्तु की कीमत जिसमें पूर्व और स्थानापन्न दोनों वस्तुएं आ जाएंगी, y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की पसंद या रुचि, और e भविष्य की प्रत्याशाएं, कीमत बढ़ने और घटने की भविष्य की प्रत्याशाएं। ये जो है ना मांग को निर्धारित करने वाले क्या होते हैं, तथ्य होते हैं, और इनके आधार पर ही मांग फलन तैयार किया जाता है। अब हम व्यक्तिगत और बाजार मांग के बारे में हम यदि देखें तो दो तीन डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे और उसके आधार पे हम जो है वो समझेंगे कि व्यक्तिगत और बाजार मांग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ हम व्यक्तिगत मांग वक्र बनाएंगे। देखिए एक तरफ तो हमने सेब खा लिए, केले खा लिए, आज हम अनार की बात करेंगे, अनार को लेके चलेंगे। तो अनार की यहाँ मांग मात्रा लिखेंगे, अनार की मांग मात्रा, मांग मात्रा, और एक तरफ लिखेंगे कीमत रुपए में, ऐसे करेंगे। उसके बाद यदि कीमत और इसके आधार पे मांग मात्रा जो है ना डिमांड कर्व हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, व्यक्तिगत मांग। उसके बाद यहाँ ग्रामों में लेंगे 250, 500, 750 और 1000। अब ये देखिए आप
ये हो गया व्यक्तिगत मांग वक्र। तैयार। इसका मतलब ये है कि इस चीज से यदि हम समझेंगे कि जिस वस्तु की, जैसे वस्तु की कीमत, जैसे अनार की बात हम करें और उसकी कीमत दे रखी है, यदि 25 रुपये उसकी कीमत है बाजार में, अनार की कीमत प्रति केजी, ठीक है, 1000 ग्राम प्रति केजी, तो 25 रुपये है तो वो 1000 ग्राम खरीदेगा, ठीक है, यानी उसकी क्या करेगा, ज्यादा मात्रा खरीदेगा। और यदि कीमत 50 रुपये हो जाती है तो वो उसकी मात्रा घटा देगा, 750 खरीदेगा। उसकी कीमत और बढ़ जाती है, 75 रुपये हो जाती है तो वो 500 ग्राम ही खरीदेगा, समझ गए। और ज्यादा हो जाती है, 100 रुपये कीमत हो जाएगी तो वो 250 ग्राम ही खरीदेगा। इधर यदि बात करें तो 100 में वो केवल 250 ग्राम खरीद रहा था, जैसे जैसे कीमत जैसे गिर रही है वैसे वैसे वो अधिक मात्रा खरीदता जा रहा है। तो वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में प्रतिलोम संबंध है, यही मांग वक्र है, जो इसका ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है और अधिक कीमत पर वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम कीमत पर वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र है, ये क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र। अब बाजार पे यानी एक व्यक्ति ने क्या है 25 रुपये पे 1000 यानी 1 केजी जो है अनार ले लिया। अब बी उपभोक्ता भी गया हुआ है बाजार में, वो जाएगा, वो क्या करेगा, उसकी मात्रा ज्यादा खरीदेगा, तो उसकी ज्यादा है 25 रुपये में, कीमत कितनी है, सेम है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खरीदेगा, उसकी आवश्यकता ज्यादा है, कीमत सेम रहेगी, वो क्या करेगा 1100 खरीद लेगा, कहने का मतलब। तो ये यहाँ आप देखिए 250, 500, 750, यहाँ 1100 कर देते, ये इतनी तक खरीदेगा, वो वही सेम कीमत रहेगी, ठीक है, और यानी 1100 को खरीद रहे। तो ये अगर बाजार मांग की बात करें, ये ए उपभोक्ता हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों बाजार गए, दोनों ने इतनी मात्रा खरीद ली अनार की। और यदि बाजार मांग की बात करें तो दोनों की मात्रा क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेटे, ए और बी की मात्रा यदि जोड़ दें, ए प्लस बी योग कर दें तो वो बाजार मांग हो जाएगी, क्योंकि हमें दो का उदाहरण चले, सेम वही बात रहेगी, लेकिन बात यह है कि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ए खरीदता है 1000 ग्राम प्लस बी खरीदता है 1100 ग्राम, तो टोटल कितनी होगी 2100, यानी दोनों बाजार मांग 2100 ग्राम हो गई, 2 किलो 100 ग्राम दोनों ने मिलकर खरीदी। तो ये यदि हम बात करें 500, 1000, 1500, 2100 ऐसे कर लेते हैं, और वही कीमत 25, 50, 75, 100, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, यानी इसका स्लोप जो है ना वो दाहिनी तरफ हो जाएगा, क्योंकि मात्रा बढ़ जाएगी दोनों की मिलकर, और ये बाजार मांग, ये देखिए ये थोड़ा सा अलग है, यानी थोड़ा सा ऐसे मूल बिंदु की तरफ आ रहा है बाईं ओर, लेकिन ये थोड़ा सा दाईं ओर होगा, क्योंकि दोनों मिलके जो है बाजार मांग वक्र बनाते हैं, और दोनों की मात्रा जो है बढ़ जाती है, यानी बाजार की मांग कितनी होगी, 2100 ग्राम होगी। तो ये अनार की आधार पे हम जो है उसकी मांग मात्रा का पता लगाया। तो मांग मात्रा का यानी मांग वक्र का मतलब ये है कि कीमत के साथ उसका क्या होता है, विपरीत या प्रतिलोम संबंध होता है। कीमत यदि किसी चीज की ज्यादा है, किसी वस्तु की, तो उसकी मांग मात्रा कम होगी, और यदि कीमत कम है तो उसकी मांग मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यही इसे डिमांड कर्व कहते हैं। उसके बाद यदि हम आगे चलें इसके आधार पे, तो हम बात करेंगे मांग वक्र की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग का नियम, मांग वक्र हमने देख लिया, लगभग सेम वही मांग का नियम है। तो मांग का नियम किसने दिया, और जो है उसके लागू होने के क्या कारण है, और इसके अपवाद कौन से हैं। तो सबसे पहले मांग का नियम देखेंगे कि मांग का नियम किसने दिया और ये क्या है, और इसको बाजार में ये कैसे लागू होता है, इसका क्या लागू होने का कारण है, और फिर कुछ अपवाद भी इसके हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम कहने का मतलब लॉ ऑफ डिमांड, ये पढ़ेंगे। ये दिया था मार्शल ने, अर्थशास्त्री कौन थे, मार्शल ने दिया था।
उसने ये बताया कि अन्य बातों की समान रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की यदि कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा अधिक की जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए आज अभी समय की बात हम करें, समय और स्थान महत्वपूर्ण है इसमें मांग के नियम में। इस समय मान लीजिए आज यदि दूध की कीमत 100 रुपये केजी है और उसकी मांग हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो हम 2 किलो लेते हैं, और यदि उसकी कीमत गिर के 75 रुपये हो जाए तो हम उसको 2 की जगह 3 किलो लेना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब उसकी यदि कीमत गिरी है, कीमत कम हुई है, तो हम उसकी मांग मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा दें। और यदि कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या है 2 केजी से भी उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 100 से भी ज़्यादा हो जाती है तो 2 केजी से भी हम उसको क्या है, कम कर देंगे। फिर इसका जो है स्थान से भी संबंध होता है, मैंने आपको बताया, और इसका जो है समय से भी। वर्तमान समय की बात करें, आज के समय की बात करें तो आज किसी की मांग इतनी है, लेकिन कुछ समय बाद में या कुछ दिनों के बाद में उसकी मांग बदलती रहती है। समझ गए? तो ये मांग जो मांग का नियम मार्क्स का दिया हुआ है वो पढ़ेंगे हम। देखिए बहुत ही सेम वही मांग का जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन करेंगे। एक्स और वाई वही अनाज की मांग मात्रा लेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी अनाज की मांग मात्रा लेंगे। एक्स ओ एक्स पर जो है ना क्षैतिज अक्ष पे मांग अनाज की मांग मात्रा लेंगे, इधर कीमत लेंगे वाई एक्स पर, और ओ वाई पर कीमत दे देंगे, और वही है 100 रुपये 75, वही उदाहरण लेगा 50, 25, 0 और 250, 500, 750, 1000 ग्राम। ये ग्राम में है, ठीक है, मांग मात्रा किसमें है, ग्राम। अब वही है सेम प्रोसेस, डीडी का मतलब डिमांड यानी मांग वक्र, इसको डीडी से संबोधित करेंगे। और 100 रुपये है अनाज की कीमत, तो केवल मांग कितनी करेंगे, 250 रुपये, 250 ग्राम की करेंगे। 75 रुपये गिर जाती है तो उसकी मांग हम बढ़ा देंगे, 500 कर देंगे। यदि कीमत और गिर जाती है तो उसकी मांग हम बढ़ा देंगे, 750 कर देंगे। यदि कीमत और गिर जाती है तो उसकी कितने कर देंगे, 1000। ये इसको हम अंक दे देंगे ABCD। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा यदि किसी वस्तु की अनाज की कीमत यदि ज्यादा है तो उसकी मांग मात्रा कम होगी, और यदि कम जैसे जैसे कीमत कम होगी उसकी मांग मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि मांग का नियम जो मार्क्स ने दिया था उसने यही बताया कि कीमत और मांग मात्रा के बीच कैसा संबंध है, प्रतिलोम संबंध कह सकते हैं हम इसको, अंग्रेजी में इनवर्ट कहेंगे, और इसको विपरीत संबंध भी कह सकते हैं। तो दोनों में कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी इसीलिए मांग वक्र जो है ना, इसका ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मांग वक्र का ढाल क्या है, ऋणात्मक। सीमांत उपयोगिता के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा था, उसका ढाल भी क्या था, ऋणात्मक था। तो और कई बार क्या होता है कि अब आगे हम अपवाद में देखेंगे तो ये ऋणात्मक लेकिन धनात्मक हो जाता है, वो वस्तुएं अलग होती हैं और उसके कुछ क्या है, अपवाद हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं। अब मांग के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है ये चीज हम देखेंगे। तो इसके 2 कारण बताएंगे, मांग के नियम की उत्पत्ति होने के क्या बताएंगे, 2 कारण बताएंगे। पहला कारण है सीमांत उपयोगिता और कीमत। सीमांत उपयोगिता, कीमत, ये इसका पहला जो है ना, मांग वक्र यदि उत्पन्न करेंगे तो इसका पहला होगा सीमांत उपयोगिता और कीमत। इसका मतलब है, देखिए आप MUX PX, मैंने आपको बताया कि कीमत जो है सबसे ज्यादा सीमांत उपयोगिता के आधार पर किसी वस्तु की क्या होती है, कीमत निर्धारित होती है, और सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सीमांत। तो यहाँ देखिए सीमांत उपयोगिता, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। उपभोक्ता की संतुलन के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि इसमें कोई डिफेक्ट हो गया, एक चीज बढ़ जाती है, मान लीजिए ये हो गया MUX
पी एक्स, तो उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से क्या है, ज्यादा है। समझ गए? यानी ग्रेटर देन एम यू पी से, कीमत से। और यदि ऐसे हो जाए एम यू एक्स लेस देन पी एक्स, तो कहने का मतलब यहाँ कीमत क्या है, सीमांत उपयोगिता से ज्यादा है, तो यहाँ भी उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में नहीं होगा। और संतुलन में कब होगा, जब उसकी सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होगी, तो इस संतुलन में होगा। तो इसका मतलब है कि एक तो मांग के नियम की उत्पन्न करने में ये काम आता है, दूसरा हमने जो पढ़ा था पिछले वाले अध्याय में सम सीमांत उपयोगिता नियम, वो भी मांग के नियम के उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम में क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये तो एक वस्तु को लेके हमने अध्ययन किया। अब वस्तु एक से उपभोक्ता जो है एक से अधिक वस्तुएं खरीदता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है खरीदता है, तो उसमें यह बताया गया है कि सभी वस्तुओं की जो वो खरीद रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमतों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ गए? वस्तु देखिए, यदि हम बात करें, अब ये एम यू एक्स पी एक्स, एम यू वाई पी वाई, और इस प्रकार से हम जो है ना एम यू एन पी एन, जो हमने पीछे भी पढ़ा था ये भी एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की कीमत, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी ना, तो ही सम सीमांत उपयोगिता का नियम कामयाब होगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि दो हो गए, सीमांत उपयोगिता कीमत जो मांग के नियम को उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दूसरा हो गया सम सीमांत उपयोगिता नियम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हम मांग के नियम की अब बात करें तो लागू होने के क्या कारण है, मांग के नियम की लागू होने के क्या कारण है वो हम देखेंगे। तो पहला यदि कारण की बात करें कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, ऐसे कौन से कारण है जो मांग के नियम को लागू होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, तो यानी ये जो ढाल है ये ऋणात्मक क्यों है, ये चीज हम देखें। इसका मुख्य कारण ये है कि पहला तो कारण हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछले अध्याय में उपभोक्ता के संतुलन में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो उसमें क्या था कि सीमांत उपयोगिता यदि किसी वस्तु की इकाई को हम बढ़ाते हैं तो और ज्यादा उत्तरोत्तर, यदि हम किसी वस्तु की इकाई का उत्तरोत्तर उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता निरंतर गिरती जाती है, उत्तरोत्तर घटती जाती है। इसीलिए मांग के नियम, जो मांग का नियम का जो है ना, मांग वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक। समझ गए? मांग का नियम। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। उसमें यदि बात हम करें तो जैसे मान लीजिए चाय और चीनी हुई, और यदि ये तो हो गया पूरक वस्तु उदाहरण, और यदि स्थानापन्न वस्तु की बात करें तो चाय और कॉफी, तो ये इनका भी जो है ना प्रभाव रहता है, प्रतिस्थापन वस्तु का प्रभाव, इनकी यदि कीमतें घटती बढ़ती हैं तो प्रभाव पड़ता है। यानी यदि चाय की कीमत मान लीजिए बढ़ गई तो लोग चाय के स्थान पे कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु में। यदि पूरक वस्तु की बात करें तो पूरक वस्तु में मान लीजिए दायां जूता बायां जूता पूरक वस्तु है। यदि मान लीजिए शक्कर की कीमत बढ़ जाती है तो पूरक वस्तु में चाय की भी कीमत बढ़ेगी। समझ गए? हम आगे बढ़ेंगे पूरक वस्तु को और स्थानापन्न वस्तु को। तो कहने का मतलब शक्कर की कीमत बढ़ गई तो चाय की कीमत भी बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है वो है आय प्रभाव। आय प्रभाव तीसरा है। तो आय प्रभाव भी जो है वो मांग के नियम को लागू होने का भी कारण है कि उपभोक्ता की आय जो है वो यदि बढ़ती है तो उसकी जो है यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यदि कीमत घटती है, कीमत घटने का मतलब कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई। एक जो है ना वस्तु यदि 100 रुपये की आ रही है
तो उपभोक्ता की आय मान लीजिए जो है, और यदि कीमत उसकी घट के 50 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की जो खरीदने की ताकत है, क्रय शक्ति वो उसकी बढ़ जाती है, तो वो उसकी मांग मात्रा को भी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे कारण हैं जो मांग के नियम को उत्पन्न करते हैं, लागू होने का कारण है, और मांग का नियम ऋणात्मक इसीलिए होता है। उसके बाद हम यदि बात करें मांग के नियम की अपवाद की, यदि बात करें तो चलो उसको हम बाद में देखेंगे, मांग के नियम का अपवाद को। और धन्यवाद, आगे हम बाद में पढ़ेंगे इसको। और उस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ भी जो है ना वो मिल जाएगी, जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। कमेंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके द्वारा ही जो है ना हमें पता चलता है